like a Hellcat. मूवी की स्टार्टिंग में पहले हमें एक वैम्पायर फैमिली को दिखाया जाता है जिनके घर एक बहुत ही प्यारी बेबी जन्म लेती है जो कि सभी वैम्पायर बेबी से यूनिक थी और इसका नाम कीरा रखा जाता है। कीरा धीरे धीरे बड़ी होती है एंड उसके पेरेंट्स उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। साथ ही कीरा के एक ग्रैंडफादर भी हैं जो कि वो भी उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं एंड इनकी ये फैमिली सिर्फ एनिमल्स ब्लड को ही सक करती है ताकि ह्यूमंस के साथ मिलकर एक नॉर्मल लाइफ जी सके। बट अब क्योंकि कीरा अभी न्यू है और अपनी प्यास पर कंट्रोल करना नहीं जानती है इसलिए कीरा के पेरेंट्स उसको मेंशन से बाहर नहीं जाने देते। पर जब एक दिन कीरा बहुत ही ज्यादा बोर होकर मेंशन के नीचे वॉक कर रही थी कि तभी उसको एक रैबिट दिखता है जिसे देख वो अपनी प्यास पे कंट्रोल नहीं कर पाती और उसको खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर अब इससे पहले कि वो उस रैबिट को पकड़ पाती पर वो भाग जाता है। पर इस चक्कर में कीरा को मेंशन से बाहर निकलने का सीक्रेट रास्ता मिल चुका था। कीरा उस रास्ते से बाहर आती है एंड रैबिट को हर जगह ढूंढने लगती है कि तभी उसको वो रैबिट एक लड़के के पास दिखता है जो उस रैबिट को प्यार कर रहा था। कीरा उस लड़के को देखती ही रह जाती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब कीरा ने किसी इंसान को देखा हो। इस लड़के का नाम है तेत्सु जो कि जब जैसे कीरा को देखता है कि तभी कीरा वहां से भाग जाती है क्योंकि वो तेत्सु को देखकर अपनी प्यास पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसलिए जल्दी से वापस घर आकर वो एनिमल ब्लड पीती है और अपने दिल पर हाथ रख के सोचती है कि मेरी हार्ट बीट्स अचानक ही उस लड़के को देखकर इतनी तेज क्यों हो गई थी। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि कीरा फिर से उस सीक्रेट रास्ते से बाहर आकर तेत्सु से मिलने आती है जिसे देख तेत्सु उसको हाय करता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को अपने इंट्रोडक्शन देते हैं और साथ में बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। तेत्सु कीरा को अपना सीक्रेट हाउस दिखाता है जो कि एक ट्री पर बना हुआ था तो उसको देख कीरा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है और फिर ये दोनों साथ में उस हाउस के अंदर आते हैं। तेत्सु कीरा को पाइनएप्पल ब्रेड खाने के लिए देता है और बताता है कि ये उसका फेवरेट है कि तभी कीरा की नज़र तेत्सु की गिटार पे पड़ती है और फिर तेत्सु कीरा को वो गिटार बजा के दिखाता है और बताता है कि वो भी अपने डैड की तरह एक म्यूजिशियन बनना चाहता है और फिर वो कीरा को एक सीडी भी देता है ये बताकर कि इसमें जो सॉन्ग है वो उसी ने लिखा है और फिर वो कीरा को वो सॉन्ग गा के भी सुनाता है जिसे सुन कीरा बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब कीरा का कोई दोस्त बना हो। देन तेत्सु कीरा को एक हार्ट शेप आइटम देता है ये बताकर कि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है जिसे मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ जिसे कीरा खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है पर फिर कहती है कि मगर मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं और फिर तभी वो अपने हेयर बैंड को निकाल कर तेत्सु को देती है ये बताकर कि ये मुझको मेरी मॉम ने दिया था और मेरे लिए भी ये काफी स्पेशल है जिसे मैं अब तुम्हें दे रही हूँ। दोनों एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं और काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं पर तभी जब जैसी सीढ़ी नीचे गिरती है और तेत्सु उसे उठाने लगता है तो तब तेत्सु की नेक देखकर कीरा अपना कंट्रोल खोने लगती है क्योंकि तेत्सु के खून की स्मेल कीरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। और फिर अब इससे पहले कि कीरा तेत्सु का खून पी पाती कि तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी उनके ऊपर कुछ चिंगादड़ अटैक कर देती है। फिर जब वो चिंगादड़्स वहां से चली जाती हैं कि तभी तेत्सु नोटिस करता है कि कीरा वहां से गायब है। एक्चुअली कीरा के घर पर एक विलन वैम्पायर ने हमला कर दिया होता है और वो कीरा के पेरेंट्स को जान से मार देता है ये बोलकर कि तुम लोगों ने क्या सोचा था कि तुम वैम्पायर रूल्स को तोड़कर इंसानों की तरह उनकी लाइफ जी पाओगे। और वहीं कीरा भागते हुए अपने घर आ रही होती है कि तभी उसे उसके ग्रैंडफादर रोक लेते हैं और कीरा से चुपचाप उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं। कीरा पूछती है कि पर मॉम डैड का क्या, तो इस पर वो बताते हैं कि वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे, तुम पहले बस मेरे साथ अपनी मॉम की छोटी सिस्टर के घर चलो। तो ये सुन वो कुछ नहीं कहती बल्कि अपने घर की तरफ देखती है जहाँ उसको अपनी घर की छत पर एक बहुत ही भयानक वैम्पायर खड़ा दिखता है जिसे देख वो डर जाती है क्योंकि ये वैम्पायर स्पेशली यहाँ कीरा को ही पकड़ने आया था। देन ग्रैंडफादर जबरदस्ती कीरा को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं
और फिर यहाँ से स्टोरी हमें पूरे 7 साल के बाद दिखाई जाती है, जहाँ कीरा अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है एंड तेत्सुके उस हार्ट शेप आइटम को अपने गले में पहनती है क्योंकि वो उसे आज भी काफ़ी ज़्यादा मिस करती है। देन कीरा बताती है कि उनकी एक पेस्ट्री शॉप है जहाँ उसके ग्रैंडफादर बहुत टेस्टी पेस्ट्रीज को इन्वेंट करते हैं कि तभी वहाँ कीरा की मॉम की सिस्टर एक बहुत ही भारी पैकेट को आसानी से उठाकर लाती हैं जिनका नाम है मारिया एंड ये भी एक वैम्पायर है। और वहीं दूसरी तरफ इनके हस्बैंड का नाम है रिकी, जो कि पहले एक इंसान था और एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, पर अब वो भी एक वैम्पायर है एंड उन सभी के साथ खुशी खुशी रहता है। देन अब ये सभी मिलकर बहुत टेस्टी पेस्ट्रीज को बनाते हैं और उन्हें ओवन में बेक करने के बाद रेडी करके टेबल पर रख देते हैं क्योंकि काफ़ी कस्टमर्स उन पेस्ट्रीज को इनकी शॉप पर खाने आते हैं, जो कि सभी इंसान हैं, क्योंकि किसी को इस बारे में नहीं पता कि कीरा की पूरी फैमिली वैम्पायर है। और फिर रात होने पर ये सभी लोग कीरा के ग्रैंडपा का इन्वेंट किया हुआ एक ड्रग लेते हैं, क्योंकि इस ड्रग को पीने पर ये सभी अपनी प्यास पे कंट्रोल कर पाते हैं, धूप से बच पाते हैं और इंसानों की तरह अपनी एज को बढ़ा पाते हैं। पर जब जैसे ही इन सभी ने उस ड्रग को पिया तो उसे पीते ही ये सभी बहुत जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस मारिया कीरा को अपने पास बुलाती हैं और फिर उसको बहुत सारे वैम्पायर्स की फ़ोटो दिखाने लगती हैं क्योंकि वो चाहती है कि अब कीरा शादी कर ले, बट कीरा मना कर देती है क्योंकि उसे आज भी तेत्सु का इंतज़ार है। और फिर जब वो एक बार में पेस्ट्रीज डिलीवर करने आती है तो तब कुछ म्यूजिशियंस को देखकर फिर से तेत्सु के बारे में सोचने लगती है। बारटेंडर बोलता है कि लगता है कि तुम्हें अभी तक वो सिंगर मिला नहीं जिसे तुम सालों से ढूंढ रही हो। तो इस पर वो कुछ नहीं कहती और बल्कि मुस्कुराने लगती है और फिर पेस्ट्रीज को डिलीवर करने के बाद बाहर आकर सोचने लगती है कि क्या मैं कभी सच में तेत्सु से मिल पाऊंगी भी कि नहीं। कि तभी वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि जब जैसे टाइटैनिक पोज बनाने के बाद पानी में कूदकर अपनी जान देने ही वाली थी क्योंकि उसको उसके लव ने चीट किया, पर तभी कीरा उसे रोक लेती है और फिर काफ़ी स्पीच देने के बाद उसे समझाती है कि तुम्हारी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे ऐसे ही किसी के लिए वेस्ट मत करो। इस लड़की का नाम मिकी है जो कि कीरा की बातों को बहुत अच्छे से समझ जाती है और फिर कीरा से दोस्ती करने के बाद उसी की पेस्ट्री शॉप में काम करने लगती है। नेक्स्ट सीन में कीरा को अजीब सपने आने लगते हैं कि कैसे उस बैड वैम्पायर ने कीरा के पेरेंट्स को जान से मार दिया और फिर जब जैसे वो कीरा को भी मारने आने ही वाला था कि तभी मिकी कीरा को उठाने लगती है क्योंकि वो सोते हुए बहुत जोर से चिल्ला रही थी। कि तभी अचानक कीरा ने मिकी के ऊपर अटैक किया और वो यहाँ मिकी के सामने अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ चुकी थी, पर तभी खुद पे कंट्रोल करके वो पीछे होती है एंड मिकी से माफ़ी मांगने लगती है। पर ये सब देखने के बाद बेचारी मिकी के होश उड़ चुके थे। अब नेक्स्ट सीन में कीरा मिकी से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर तुमने इस बात को सीक्रेट नहीं रखा तो फिर मुझे मजबूरन तुम्हारी सभी मेमोरीज को इरेज करना पड़ेगा। मिकी पूछती है कि मतलब, तो इस पर कीरा बताती है कि हम सभी वैम्पायर्स के पास अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, जैसे मैं किसी की भी मेमोरीज को इरेज कर सकती हूँ और मेरे ग्रैंडफादर बहुत आसानी से एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। जिन सभी बातों को सुन मिकी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है और पूछती है कि क्या सच में, ये तो बहुत कूल है। और फिर कीरा के रूम में आकर उसके सभी सामान को ऐसे छू कर देखने लगती है जैसे वो किसी सुपर गर्ल का हो। कीरा हैरानी से पूछती है कि क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा, तो इस पर वो बताती है कि नहीं, यानी मुझे तो वैम्पायर्स स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं, पर मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो रियल में भी होते हैं। तो ये सुन कीरा खुश होने लगती है और फिर जब मिकी कीरा को सनलाइट से बचाने लगती है ये कहकर कि तुम धूप से रहो वरना तुम इससे जल जाओगी, तो इस पर कीरा उसे हंसकर बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, यानी हम एक ग्रीन ड्रग लेते हैं जिसके बाद हमें सनलाइट से कोई खतरा नहीं होता। मिकी पूछती है कि तो फिर तुम्हें किस किस चीज से खतरा है, तो इस पर वो उसे बताती है कि ऑनियन और सिल्वर आइटम्स है। जिन सभी बातों को मिकी अपनी डायरी में लिखने लगती है। कीरा बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी को खुलकर अपने बारे में सब बता रही हूँ। तो ये सुन मिकी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, अब से हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे।
तो ये सुन कीरा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीरा एक सिंगिंग कंपटीशन के पोस्टर को देख रही है, क्योंकि वो आज भी तेत्सु को ढूंढने के लिए सिंगिंग कंपटीशन में जाती है कि तभी वहाँ एक पर्सन आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि तेत्सु ही था। पर यहाँ हमें इसे काफ़ी ओल्ड फैशनेबल दिखाया गया है। वो अंदर आता है और इन दोनों को कुछ प्रोडक्ट्स बेचने लगता है, जिसे ये दोनों पहले तो खरीदती नहीं, पर जब जैसे तेत्सु के झुकने पर कीरा को तेत्सु की स्मेल आती है तो उसे सूंघकर कीरा समझ जाती है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका ओल्ड फ्रेंड तेत्सु ही है, जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रही है। इसलिए वो तेत्सु को वही कंपटीशन पोस्टर देती है और कंपटीशन में आने के लिए बोलने लगती है। तेत्सु कहता है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके पास कंपटीशन में आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। तो इस पर वो बोलती है कि अगर तुम कंपटीशन में आओगे तो मैं पक्का तुम्हारे इन सभी प्रोडक्ट्स को खरीद लूँगी, इसलिए तुम इस बारे में सोचना ज़रूर। तो फिर यह सुन तेत्सु कंपटीशन में आने के लिए मान जाता है। अभी तेत्सु को इस बारे में नहीं पता है कि ये लड़की कीरा है जिससे वो काफ़ी साल पहले मिला था। सीन अब नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ कीरा मिकी के साथ शॉपिंग पर आई थी, मगर जब जैसे मिकी ने वहाँ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा तो ये देख वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। और फिर अब ये दोनों बार में पेस्ट्रीज डिलीवर करना आती हैं, जहाँ भी मिकी को अपना एक्स बॉयफ्रेंड दिखाई देता है जो कि अपनी न्यू गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ था, जहाँ वो सभी मिकी का मजाक बनाने लगते हैं कि वो कितनी बोर थी। तो इस पर मिकी का एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तो कब से उससे पीछे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, जो कि अब मैंने फाइनली छुटवा ही लिया। तो ये सुन वो सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। मिक्की इन सभी लोगों की ये सब बातें सुनकर काफ़ी बुरी तरह हर्ट हो जाती है, जिसकी ऐसी हालत कीरा से बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। इसलिए वो बार से बाहर आकर मिक्की के एक्स बॉयफ्रेंड की पिटाई करने लगती है कि तुम हो तो कौन हो लड़कियों को टॉय समझकर उनकी फीलिंग्स से खेलने वाले। आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरी फ्रेंड मिक्की को हर्ट करने की। जिनकी इन बातों पर वो हंसने लगता है और फिर जब कीरा को मारने की कोशिश करता है, मगर बेचारा मार नहीं पाता क्योंकि कीरा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और फिर तभी मिक्की भी वहाँ आकर अपने बॉयफ्रेंड की पिटाई करने लगती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग कंपटीशन में जाने की तैयारी करते हैं और फिर कंपटीशन प्लेस पर आकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। और वहीं स्टेज पर बारी बारी से सभी सिंगर्स को बुलाया जाता है, जो कि वो सभी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और साथ ही उन सभी की परफॉर्मेंस से जजेस भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। कीरा अभी तक तेत्सु के आने का वेट कर रही होती है कि तभी हमें तेत्सु को दिखाया जाता है, जो कि कंपटीशन के लिए आ चुका है, मगर हिम्मत नहीं होने की वजह से वो स्टेज पर नहीं जा पाता बल्कि वहाँ से जाने लगता है। पर तभी कीरा तेत्सु को देख लेती है और उसे रोक कर उसे ज़बरदस्ती स्टेज पर लेकर आती है एंड उससे सिंगिंग करने के लिए बोलती है। तेत्सु कहता है कि उससे ये सब नहीं हो पाएगा, मगर कीरा मानती नहीं और बल्कि तेत्सु को वही छोड़कर स्टेज से नीचे आ जाती है। स्टेज पर तेत्सु इतनी सारी पब्लिक को देखकर नर्वस हो रहा था, पर वो तब भी हिम्मत करके सॉन्ग सिंग करने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो अच्छे से गा नहीं पाता। तो ये देख सभी लोग डिसअपॉइंट होने लगते हैं कि तभी कीरा तेत्सु को हिम्मत देती है और एक दूसरी सिंगर को स्टेज पर तेत्सु की मदद के लिए भेजती है, जिसके बाद तेत्सु को अब थोड़ा बहुत ठीक लगने लगता है। इसलिए वो बहुत अच्छे से स्टेज पे परफॉर्मेंस देता है और वही वाला सॉन्ग सिंग करता है जो उसने सालों पहले कीरा के लिए किया था, जहाँ जब कीरा ने वही सब वर्ड्स बोले जो उसने कुछ साल पहले भी बोले थे कि तेत्सु ये तुम कर सकते हो क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट और कूल हो। तो ये सुन तेत्सु समझ जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि कीरा ही है, जिससे वो सालों पहले मिला था। इसलिए फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ सॉन्ग सिंग करने लगता है, जिसे देख सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड जजेस को भी तेत्सु का सॉन्ग और आवाज़ दोनों ही पसंद आ जाती है। इसलिए उसे ही विनर अनाउंस कर दिया जाता है। आफ्टर शो सभी जजेस तेत्सु से बातें कर रहे थे, पर तेत्सु उन्हें छोड़कर सबसे पहले डायरेक्ट कीरा के पास आता है और पूछता है कि तुम वही सालों पहले वाली कीरा हो ना, जिस पर वो बताती है कि हाँ। और तभी तेत्सु नोटिस करता है कि उसकी हार्ट शेप आइटम अभी तक कीरा के पास है।
इसलिए वो कीरा को उसका हेयर बैंड दिखाता है जिसे तेत्सु ने हैंड बैंड बना के अपने हाथ में पहन रखा था। तो ये देख कीरा भी खुश हो जाती है। अब सीन कीरा के घर का दिखाया जाता है जहाँ कीरा दो बातों से बहुत ही ज्यादा खुश थी। पहली ये कि तेत्सु अब सिंगिंग कंपटीशन जीतने के बाद बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है, और दूसरी ये कि आज उसकी तेत्सु के साथ फर्स्ट डेट है। पर जब जैसे ही तेत्सु आया तो उसे देख वो दोनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो अपने वही ओल्ड गेटअप में आया था। इसलिए कीरा उसे पकड़कर अपने साथ उसका मेकओवर कराने लेकर जाती है और उसके लिए हर चीज़ चूज करती है, कपड़ों से लेकर हेयर स्टाइल भी। जिसके बाद अब तेत्सु पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने लगा था, और फिर ये दोनों खुशी खुशी हर जगह घूमते हैं और डांस करते हुए बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर अब एक जगह रुककर ये दोनों इमोशनल बातें करने लगते हैं कि कैसे एक दूसरे से अलग होने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को कितना ज़्यादा मिस किया। और फिर जब जैसे ये दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी एक बार फिर कीरा को खून की प्यास लगती है, और फिर जब जैसे ही वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में आने के बाद तेत्सु को बाइट करके उसका खून पीने ही वाली थी, पर तभी वो पीछे हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है कि अभी वो क्या करने वाली थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कीरा तेत्सु के लिए कुकीज़ रेडी कर रही है, और फिर उनको मिकी से टेस्ट कराने के बाद बताती है कि ये उसने स्पेशली तेत्सु के लिए बनाई है। जिस बात को सुन मिस मारिया बोलती हैं कि अगर तुम्हें वो इंसान पसंद है तो फिर तुम्हें उसको भी वैम्पायर बनाना होगा। जिस पर कीरा कहती है कि हाँ, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, पर अभी नहीं, और फिर वहाँ से चली जाती है। मिक्की मिस मारिया के हस्बैंड की हेड मसाज कर रही थी कि तभी वो वैम्पायर्स का वीक पॉइंट जो कि हेड के बिल्कुल सेंटर में होता है उसे गलती से दबा देती है, जिस वजह से मारिया के हस्बैंड बेहोश हो जाते हैं। अब कीरा अच्छे से रेडी होकर तेत्सु के घर पहुंचती है, जहां वो नोटिस करती है कि तेत्सु के पास बहुत सारी वैम्पायर्स बुक हैं। इसलिए वो इस बात से शॉक होकर तेत्सु से इस बात का रीज़न पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि पहले मैं वैम्पायर्स के ऊपर सर्च किया करता था, क्योंकि मेरे डैड को एक वैम्पायर ने जान से मार दिया था, इसी वजह से मुझे वैम्पायर्स से नफरत है। और फिर यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे उसी बैड वैम्पायर ने तेत्सु के फादर को भी मार दिया था, जिसने कीरा के पेरेंट्स को ख़त्म किया था, और ये सब होते हुए तेत्सु ने भी देख लिया था। और बस फिर तभी से तेत्सु को वैम्पायर से नफरत है, जिन बातों को सुनकर कीरा शॉक रह जाती है। एंड देन तेत्सु कीरा के लिए कुकिंग करने जाता है, पर अब क्योंकि तेत्सु ने कुकिंग में ऑनियन का यूज़ किया, इसलिए उसकी स्मेल सूंघ कर कीरा वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि तेत्सु कीरा को अपनी बैग पे कैरी करके उसको उसके घर छोड़ने जा रहा है, जहाँ कीरा तेत्सु से पूछती है कि अगर मैं वैम्पायर हुई तो क्या तब भी तुम मुझे पसंद करोगे। तो इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगा, फिर चाहे तुम कुछ भी क्यों ना हो। कि तभी कीरा अचानक ही तेत्सु के क्लोज आकर उसे बाइट कर लेती है, पर ये सब कीरा का बस एक सपना था, इसलिए वो चौंक कर उठती है कि तभी उसको बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि कीरा के ग्रैंडपा ग्रीन मेडिसिन नहीं खाने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। मिस मारिया कीरा से उस लेडी की याददाश्त इरेज करने को बोलती हैं, जो कि कीरा तभी कर देती है, और फिर उस लेडी को वहां से चले जाने को बोलती है। और फिर सभी मिलकर कीरा के ग्रैंडपा को ग्रीन मेडिसिन पिलाते हैं, और फिर वो तब जाकर कंट्रोल में आते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे कोई इनके ऊपर नजर रखे हुए हो, और फिर वो पर्सन बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। नेक्स्ट डे हम मिकी चैन को देखते हैं, जो कि एक जगह बैठकर अपना आराम से ड्राइंग कर रही थी कि तभी उसके पास एक पर्सन आता है, जो कि उसे बताता है कि मैं माइक हूँ फ्रॉम साउथ कोरिया। तो ये सुन मिकी चैन खुशी के मारे आगे आकर कहती है कि क्या सच में ये हैंडसम लड़का मुझसे बात कर रहा है। कि तभी माइक भी मिकी के पास आ जाता है, जहाँ जब जैसे मिकी माइक को अपना इंट्रोडक्शन देती है तो वो सुनकर माइक मिकी के हाथ पे किस करता है। तो ये देख बस फिर होना क्या था, मिकी माइक के साथ फॉल इन लव हो जाती है और फिर उसी के ऊपर बेहोश भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिकी कीरा को माइक के बारे में बता रही थी कि तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग कीरा के घर बहुत सारे प्रेजेंट्स लेकर आते हैं। कीरा मिस मारिया से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और वो आदमी कौन है जो सामने बैठा है,
जिस पर मिस मारिया के हस्बैंड बताते हैं कि ये कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास पूरे 100 5 स्टार होटल्स हैं कि तभी वो रिच पर्सन टर्न होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि माइक ही था, जिसे देख मिकी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और बताती है कि ये वही कल वाला पर्सन है। माइक कीरा के क्लोज आता है और बताता है कि जब से मैंने तुम्हारी फोटो देखी है तब से मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा, इसलिए प्लीज मुझसे शादी कर लो। कीरा ये सुन काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है एंड मिकी उदास होकर वहाँ से भाग जाती है। माइक कीरा को रोक के बोलता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए सीरियस हूँ और मिस मारिया एंड उनके हस्बैंड से भी यही रिक्वेस्ट करता है कि वो कीरा का हाथ उसके हाथ में दे दें, पर उस टाइम कोई भी कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में कीरा ये सभी बातें तेत्सू को बता रही होती है कि अब मिकी ने हमारी बेकरी शॉप आना बंद कर दिया है, वो मेरी एक बहुत ही स्पेशल दोस्त है जिसे मैं खोना नहीं चाहती। तो ये सुन तेत्सू उसे यकीन दिलाता है कि मिकी बहुत जल्द वापस आ जाएगी कि तभी हम देखते हैं कि माइक इन दोनों को छुपकर देख रहा है और फिर पीछे होकर बोलता है कि ओह अच्छा, तो तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, पर अफसोस अब वो ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रह पाएगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.